Start about operations on sets. Operations on sets. हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं। जब भी ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात की जाती है तो उसका क्या मतलब होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब की बात होती है। लेकिन वो होती है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो हमारे बेसिक नंबर्स होते हैं उनमें वो ऑपरेशंस लगते हैं। बट सेट्स में ऑपरेशंस कैसे यूज होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो पहला ऑपरेशन होता है सेट्स में यूनियन। पहला ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस यूनियन ऑफ सेट्स? जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एडिशन की बात होती है, ऐसे ही सेट्स में यूनियन की बात होती है। इसको और डिटेल में देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोई भी सेट ए, हमने ए मान लिया, कोई भी सेट ए एंड सेट बी, ए और बी कॉमन, वी हैव टू राइट everything in the definition. Common elements taken at once. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, लेट्स से कि हमने एक सेट ले लिया ए जिसमें है 2 4 6 8, ये एलिमेंट है, इसके 4 एलिमेंट है इसके अंदर, 2 4 6 8। और एक दूसरा सेट ले लिया बी जिसके अंदर हमारे एलिमेंट कौन से हैं, लेट्स से 6 8 10 12। ये हमारे दो सेट हैं ए और बी। अब डेफिनेशन को अगर देखें ध्यान से तो डेफिनेशन में लिखा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। यूनियन ऑफ सेट होता क्या है कि एक ये ऐसा सेट है सारे एलिमेंट का। किस किस के सारे एलिमेंट? ए और बी के सारे एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स टेकन एट वंस। कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही बार लेना है। तो अगर हम इन दोनों के सेट्स को लिखे, सारे एलिमेंट ले लो, 2 4 6 8, ये तो होगा ए के। अब बी के लिखने वाले हम, तो बी के लिए हम क्या क्या लिखेंगे? 6 8 10 12। लेकिन 6 और 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो 6 ऑलरेडी हो चुका है, 8 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहां पर आ गया 10 12। तो ये हो गया इन दोनों का यूनियन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। यू से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट और यूनियन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यूनिवर्सल सेट और यूनियन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसके सिंबल दोनों के यू ही होते हैं। ठीक है, तो यू इसका सिंबल है, तो कंफ्यूज मत होना इस यू के चक्कर में। दोनों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग जगह पे। तो ए यूनियन बी, डेफिनेशन दोबारा देख सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई एक एलिमेंट, एक सेट लिया मैंने, ए ई आई ओ यू, साफ दिख रहा है ये क्या है, ऑल द वॉवल्स। और मैंने कोई दूसरा सेट ले लिया बी, कोई दूसरा सेट ले लिया मैंने ए ई यू, ये दो सेट हो गए। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? ए ई आई ओ यू। तो इसमें ए ई आई ओ और यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों का यूनियन बन जाएगा। तो ये आई गेस यूनियन यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो यूनियन में सिर्फ इतना ही है कि सारे एलिमेंट लिखने हैं और कॉमन वालों को सिर्फ एक ही बार लिखना है। लेकिन अब मैथ्स में इसका इंटरप्रिटेशन कैसे लिखेंगे, थोड़ा इसको और डिटेल में देखते हैं। जो हमारे एनसीईआरटी में नेसेसरी है पढ़ना, हम सिर्फ उसी को ही डिस्कस करने वाले हैं, हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाने वाले। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आगे जो मिसलेनियस के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें ये नहीं कहेगा कि ए यूनियन बी निकालो, उसमें वर्डिंग्स में बात करेंगे। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको नोट करते जाना, आप लोगों की हेल्प होगी रिवीजन के टाइम। एक बार क्विक रिव्यू लेने के लिए आप सीधा सीधा नोट्स उठाया करो और सीधा ये हो जाएगा आराम से। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन में क्या करना है, लेट्स से एक्स कोई एक सेट है जिसके अंदर कौन कौन है, हम कहते हैं चलो एक राम है, एक गीता है, ठीक है, और एक श्याम है। ये तीन है जो कि कौन है, ये तीनों के तीनों मान लेते हैं कि ये तीनों फुटबॉल प्लेयर्स हैं। ठीक है, ये तीनों फुटबॉल प्लेयर्स हैं।
और एक दूसरा सेट है जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर हमने मान लिया कोई भी नाम ले लें, अगर हम लेट्स से सोनू, ठीक है, श्याम, सोनू, श्याम और मोनू, ये 3 जने हमने इसमें ले लिए। ये कौन है? ये हैं क्रिकेट प्लेयर्स, ये हैं क्रिकेट प्लेयर्स। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों का यूनियन लें, अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालते हैं x यूनियन y, तो वो कौन कौन आ जाएगा भाई? जैसा कि डेफिनेशन कहती है कि सारे एलिमेंट लेने हैं, तो यहां से सबको ले लो। कौन कौन? राम भी आ जाएगा, गीता भी आ जाएगी, श्याम भी आ जाएगा, सोनू, अब देखो श्याम दोबारा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, और मोनू, ये हमने लिख लिया। और यहां से हमने क्या देखा कि कॉमन वाले को हमने एक बार लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? अगर इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़े तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जो x यूनियन y है, ये जो x यूनियन y है, इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? कौन कौन से लोग लिए हमने? ये हमने x यूनियन y में क्या क्या लिया है? वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स, मैं इसको फटाफट से लिखता हूं, स्टूडेंट्स हु आर फुटबॉल प्लेयर्स, हु आर फुटबॉल प्लेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है, फुटबॉल प्लेयर्स और क्रिकेट प्लेयर्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रिकेट प्लेयर्स। एक चीज और, अब देखो फुटबॉल प्लेयर्स कौन थे? राम आ गया, ये सिर्फ फुटबॉल खेलता है, गीता ये सिर्फ फुटबॉल खेलती है, सोनू सिर्फ क्रिकेट खेलता है, मोनू सिर्फ क्रिकेट खेलता है, लेकिन श्याम जो है वो दोनों खेलता है। तो और बोथ यूनियन का क्या मतलब होता है कि या तो कोई एक, या कोई दूसरा, या दोनों। इंडिविजुअल भी आ गए और दोनों भी आ गए। मैं इस वर्ड पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अभी तुम्हें आगे पता चलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन आने वाले। और यूज होता है यूनियन के लिए, इसको याद रख लेना कि जो और वर्ड है वो यूनियन के लिए यूज होता है। जैसे क्लास 10th तक अभी आप पढ़ते हुए आ रहे थे कि भाई 2 इक्वेशन दे देते थे तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, लेकिन अगली ही एक्सरसाइज में क्या होता था? वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती थी कि ए ने इतना ट्रेवल किया इतनी देर में, बी ने इतना ट्रेवल किया इतनी देर में, तो दोनों को सॉल्व करो और वहां से दोनों की इंडिविजुअल स्पीड्स निकालो। तो पहले तुम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाते थे, इक्वेशन से फिर उसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करते। तो बेसिकली क्या है, कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि फाइंड ए यूनियन बी, कभी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स दे देते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फुटबॉल प्लेयर्स और क्रिकेट प्लेयर्स और बोथ। तो आपको यहां से पता लग जाएगा कि आपको यूनियन निकालना है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको नोट करो, अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट इज इसका सेट बिल्डर फॉर्म। यूनियन को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे कि कोई भी एक एलिमेंट है इनके यूनियन में, लेट्स से x, सच दैट x या तो a में बिलोंग करेगा और b में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसको यूनियन कहते हैं कि दोनों में से भाई किसी ना किसी एक में तो है। अगर यूनियन आ गया तो इसका क्या मतलब है कि दोनों में से किसी एक में तो आ ही रहा है, भले ही दूसरे में ना आए। हमें दूसरे का नहीं पता कि दूसरे में आएगा कि नहीं वो एलिमेंट, बट एक में तो आ ही रहा है। अब इसका वेन डायग्राम, हर एक ऑपरेशन का हमें वेन डायग्राम भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगे वो वेन डायग्राम से ही सॉल्व होंगे इजीली। तो इसका अगर वेन डायग्राम देखें ए यूनियन बी का, तो इसका वेन डायग्राम बनेगा ऐसे। सबसे पहले तो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर 2 सेट आएंगे ए और बी। ए, ये ए हो गया, और बी, ये वाला बी सेट हो गया। ठीक है, अब इसमें ये बी सेट हो गया। अब इन दोनों में ये जो शेडेड पोर्शन है, कॉमन देखना है हमें। ए यूनियन बी क्या होता है? सारा का सारा ए यूनियन बी होता है सारा का सारा ए आ गया पूरा का पूरा, जितने एलिमेंट ए के हैं ये सारे आ गए, दिस इज ए। और जितना बी है वो भी सारा आ गया, तो ए और बी पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। तो ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड पोर्शन, सो वी विल राइट हियर शेडेड पोर्शन,
शेडेड पोर्शन इज ए यूनियन बी। वेन डायग्राम से ये पूरा ए आ गया, ये पूरा बी आ गया, यहाँ मेंशन कर देते हैं ए और बी, और ये हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट। सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन ऑफ सेट्स। जो ये यूनियन हमने पढ़ा है, ये जो ऑपरेशन हमने पढ़ा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए यूनियन बी। तो जो इन दोनों का यूनियन है, वो चाहे ए यूनियन बी हो, चाहे वो बी यूनियन ए हो, सॉरी ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉम्यूटेटिव। ये बचपन में पढ़ते हुए आए हो आप, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ये सारी डिटेलिंग में मैं क्यों जा रहा हूं, इतनी डिटेलिंग में हमें एक एक चीज इसलिए पढ़नी है थ्योरी, क्योंकि अब 11th क्लास है और 11th क्लास में कुछ भी एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे भी आ सकता है। चाहे वो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स हो, चाहे वो तुम्हारा जेई नीट या आईआईटी किसी का भी एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी में भी आ सकता है, कॉलेज के लेवल में आएगा, आगे कुछ भी हो, हमें बेसिक पता होने चाहिए इन चीजों के। तो बच्चे इन चीजों को मिस कर देते हैं, वो सोचते हैं सेट्स बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन ये थ्योरी में मार खा जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में थ्योरी आएगी सारी की सारी। आगे एक चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी, जिसमें सेट्स जो है वो थ्योरी में घुसा हुआ है पूरा। सो वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। अब इसमें क्या है, सेकंड लॉ में देखो, पहले चाहे हम ए यूनियन बी का लॉ, ए यूनियन बी निकालें फिर उसको सी के साथ निकालें, या फिर पहले बी यूनियन सी निकाल के उसको ए के साथ निकालें, बात एक ही है, दोनों इक्वल होंगे। और इस लॉ का नाम था एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ का नाम था एसोसिएटिव लॉ। ये भी हम बचपन में पढ़ते हुए आए हैं कि चाहे आप 1+2+3 करो या फिर 1 को 2+3 के बाद ऐड करो, बात एक ही होती है। सो ऑर्डर डज नॉट मैटर इन यूनियन, जैसे मर्जी पहले किसी को भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए यूनियन फाई। किसी भी फाई को ए के साथ अगर उसका यूनियन लिया जाए, मतलब एक ए सेट है उसको खाली सेट के साथ लिया जा रहा है, तो क्या आएगा? ऑलरेडी ए ही आएगा। ए को अगर मान लेते हैं भाई 1 2 3 और एक खाली सेट है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 और खाली, खाली का मतलब तो फाई तो हर एक का सबसेट होता ही है। सो ये ए ही आ गया, और इस लॉ का नाम होता है आइडेंटिटी लॉ। इस लॉ का नाम है आइडेंटिटी लॉ। क्यों है आइडेंटिटी? क्योंकि यूनियन करने के बाद वही चीज आ रही है। जैसे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जिस नंबर से किया जा रहा है वही आता है, तो मल्टीप्लीकेशन में 1 को आइडेंटिटी लॉ बोला जाता है। ऐसे ही जो फाई है यूनियन के केस में वो आइडेंटिटी बन जाता है, आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट इज ए यूनियन ए। किसी को खुद के साथ यूनियन कराया जाए तो ए ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस सी बात है, किसी का खुद के साथ करेंगे यूनियन तो वही आएगा, और इसको कहते हैं इंडेपोटेंट लॉ। इसको कहते हैं इंडेपोटेंट लॉ, IDEMPOTENT, इंडेपोटेंट लॉ। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, लास्ट प्रॉपर्टी, एक यूनिवर्सल सेट है उसका यूनियन लिया गया है ए के साथ। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज, एक यूनिवर्सल सेट है उसका ए के साथ यूनियन लिया गया। तो अगर इमेजिन करके देखो कि एक यूनिवर्सल सेट है ऑल नेचुरल नंबर्स और एक ए सेट है ऑल इवन नंबर्स, तो जब उनका यूनियन लेंगे तो ए के एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे और यूनिवर्सल के भी आएंगे, तो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा? यूनिवर्सल के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज लिखो, इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि किसी में प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट इज सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शंस। सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शंस ऑफ
सेट्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। इट इज द सेट, ये लिखना जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को नाम में। इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, हर साल की कहानी है ये। इंटरसेक्शन और यूनियन कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि अभी आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स which are common to both A and B, which are common to both A and B। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि A और B में जो कॉमन है सिर्फ वही लिखेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर एक सेट A है 1 2 3 1 2 3 और एक सेट B है 2 3 4, तो दोनों में जो कॉमन है 2 3 4, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन देखा जाए अगर दोनों में तो कॉमन क्या है 2 3 2 3। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होता है उल्टा यू, इंटरसेक्शन होता है उल्टा यू। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो कुछ भी कॉमन है, तो वन तो कॉमन है नहीं, तो वन तो आएगा नहीं, कॉमन क्या है 2 और 3। सो इंटरसेक्शन इज व्हाट, कॉमन। इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन, किस किस का, ए एंड बी का, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन होता है। इसका अगर यूनियन निकालें साथ में एक बार रिवीजन के लिए, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, करके देखो अपनी कॉपी में। ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4। तो साथ में हम रिवाइज भी करते चलेंगे जो जो हम कर सकते हैं साथ साथ। ए यूनियन बी इसका आ गया, ए इंटरसेक्शन बी समझ आ गया कि इंटरसेक्शन कॉमन होता है और यूनियन सारे एलिमेंट्स होते हैं टेकन वंस, जो भी कॉमन होंगे उसको एक ही बार लेना। अब इसके इंटरप्रिटेशन, अब इसके इंटरप्रिटेशन, इसको शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं, पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि एक बार मैंने लिख के बता दिया कि कैसे लिखना होता है अगर इंटरप्रिटेशन आती है तो। इंटरप्रिटेशन क्या होगी, अगर वही वाले एग्जांपल ले, हमने भी क्या क्या लिया था, राम गीता श्याम फुटबॉल प्लेयर, सोनू श्याम और मोनू क्रिकेट प्लेयर्स, तो हमने अभी ये इंटरप्रिटेशन की थी यूनियन के लिए, इसी को यूज करेंगे। अब इसी में से अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना हो तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन कौन है, श्याम, कॉमन है श्याम। और श्याम एक ऐसा प्लेयर है जो क्या खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है, कि एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या है, श्याम। पिछले वाले में और था, ध्यान रखना इस चीज को क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में यही वर्ड यूज होने वाले हैं। इस बार एंड का ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन मतलब एंड, यूनियन मतलब और, तो जो दोनों के दोनों गेम खेल रहे हैं वो हमारा इस केस के लिए इंटरसेक्शन हो गया। सो इंटरसेक्शन मींस कॉमन टू बोथ। ठीक है, इसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। एंड आएगा इस बार इंटरसेक्शन में, यूनियन में और आ जाता। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से। ये है वेन डायग्राम इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, तो बना दीजिए भाई एक रेक्टेंगल। इसके अंदर दो सर्कल बनाने होते हैं, बन गए सर्कल, एक ये रहा एक ये रहा, एडजस्ट कर दो इनको। ठीक है, अब ए ये था, ये बी था, ये यू था, यूनिवर्सल। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये है इसका कॉमन पार्ट। दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है, दैट इज इंटरसेक्शन। तो शेडेड पोर्शन इज नथिंग बट इंटरसेक्शन, शेडिंग पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी। जो शेडिंग पोर्शन है ये ए और बी का इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन है, कॉमन है। बनाते जाओ साथ साथ और सुनते जाओ। नाउ स्पेशल केस, स्पेशल केस इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ए को मैंने ले लिया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, बी को ले लिया सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी हो और ऑड भी हो, तो खाली फाइ।
तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं A and B are called disjoint sets. Note it down. Disjoint sets. A और B दोनों के दोनों ही क्या कहलाए? डिसजॉइंट सेट्स कहलाए। मतलब डिसजॉइंट, जॉइंट नहीं है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ जी, तो अभी हमने पढ़ा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? यानी जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसके सर्कल्स जो होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, ओवरलैप भी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, ये ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये यूनिवर्सल। हेयर A इंटरसेक्शन B is nothing but phi, which means A and B are disjoint sets. इसको नोट करो साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फटाफट से प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इसकी। किसकी किसकी प्रॉपर्टीज है ये? प्रॉपर्टीज सेकंड ऑपरेशन की। सेकंड ऑपरेशन क्या है हमारा? सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट पॉइंट हमने यूनियन की करी है अभी, लेकिन वो भी कुछ ऐसी सी है, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो A इंटरसेक्शन B, चाहे A इंटरसेक्शन B करे चाहे B इंटरसेक्शन A करे, बात एक ही है। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसा कि हमने लिखा कि उन दोनों की जगह को अगर एक्सचेंज भी कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव, यानी चाहे हम A और B का लें इंटरसेक्शन C के साथ, या फिर हम ऑर्डर चेंज करके B और C का इंटरसेक्शन पहले ले लें, डजंट मैटर। तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव। जगह एक्सचेंज करना इज कॉम्यूटेटिव, उनका ऑर्डर चेंज था इज, मतलब पहले उसको फिर उसको उसके साथ, तो ऐसे को एसोसिएटिव कहते हैं। नाउ थर्ड क्या था? जैसे उसमें आइडेंटिटी था, इसमें आइडेंटिटी का कोई इश्यू वो नहीं है। इसमें सीधा सीधा है कि A को अगर फाई के साथ कॉमन लिया जाए, किसी भी सेट को खाली के साथ कॉमन लिया जाए, अब फाई तो हर सेट में होता है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? फाई। इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा फाई, यानी A यूनियन इंटरसेक्शन फाई इज फाई ओनली। इसको हम सिंपल भाषा में कह देते हैं लॉ ऑफ फाई। खत्म, कुछ नहीं है, ये ऐसे नाम रख देते हैं बस, इसका कुछ नहीं मिलता। तो लॉ ऑफ फाई। नाउ फोर्थ इज, नोट करते जाओ सुनते जाओ, क्योंकि इतनी डिटेलिंग है नहीं इसकी, बट पढ़ना तो है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का और A का इंटरसेक्शन करें, बहुत बड़े का और उसके अंदर आने वाले पार्ट में कॉमन क्या है? जो छोटा पार्ट है वही तो कॉमन होगा, वही तो कॉमन होगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्स। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन, सेम वही आएगा। खुद का खुद के साथ सेम वही आता है, इसको कहते हैं इंडेम्पोटेंट। अभी हमने पीछे भी पढ़ा इंडेम्पोटेंट लॉ। नोट इट डाउन फास्ट, और कोई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसमें एक स्पेशल लॉ ऐड हो जाता है जो कि यूनियन में नहीं होता, जो कि यूनियन में नहीं होता। बेसिकली ये यूनियन और इंटरसेक्शन का दोनों का मिक्स लॉ है, दोनों का मिक्स लॉ है, जिसको नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बचपन में भी पढ़ा था, 5th 6th 7th से पढ़ते हुए आए हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में, कि जब कोई नंबर अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। फॉर एग्जांपल 2 को अगर हम x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पहले 2 x के साथ होगा, फिर 2 2 के साथ होगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सेट्स में ये लॉ कैसे लगता है? फर्स्ट पॉइंट, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ऐसे आ जाए। अब ये दोनों सिंबल अलग अलग हैं, तो क्या होगा? पहले A का यूनियन होगा B के साथ, A का यूनियन होगा B के साथ, फिर इंटरसेक्शन A का
यूनियन सी के साथ। आई होप ये क्लियर है। बिल्कुल वैसे ही करना है, ए को पहले बी के साथ, लेकिन ए और बी का क्या होगा, यूनियन, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर ए और सी का यूनियन। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाए अगर, तो अब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड ऑपरेशन, डिफरेंसेस। डिफरेंस बोल लेते हैं, चलो डिफरेंसेस ले लो, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। ऑपरेशन की बात हो रही है, थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। पहला था यूनियन, फिर था इंटरसेक्शन, अब है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब सब्ट्रैक्शन, डिफरेंसेस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इट इज set of all elements, it is set of all elements, ध्यान से समझना, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, which belongs to, पहले मैं इसलिए डिक्टेट कर देता हूं ताकि स्क्रीन पे ना देखना पड़े, which belongs to A but not to B, A but not to B। मतलब ऐसा सेट जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट है कि जो ए में है बट बी में नहीं है। ऐसे समझ नहीं आएगा, थ्योरी समझ आने लगी होती तो भाई जरूरत क्या पड़ती फिर हम लोगों की। एग्जाम्पल, ए कोई एक सेट है ए, फिर से काउंटिंग पे आ जाते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, गिनती पढ़ते जाओ सबसे जल्दी समझ आता है। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। फिर एक सेट आ गया बी, फिर एक सेट आ गया बी जिसमें मैंने ले लिए सारे इवन नंबर्स 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इंफिनिटी। अब डिफरेंसेस जिसको लिखते हैं ए माइनस बी, जिसको लिखते हैं ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में देखो कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। भाई देख लो, जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। 1 ए में है बी में नहीं है, 2 कैंसिल कर दो, लिखना ही नहीं है, फिर 3, फिर 5, यानी जो उसमें नहीं है। सो ए माइनस बी इज ऑल ऑड नंबर्स इस केस में, ये है इस केस में। अच्छा चलो, अगर मैं b माइनस ए करूं तो, अगर मैं b माइनस ए करूं तो बताओ भाई, b के वो एलिमेंट, स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। अगर b का 2 देखें, b के पास 2 है, क्या a के पास नहीं है, वो a के पास है तो 2 लिख नहीं सकते, 4 नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। सो यस 5, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो b के पास हो लेकिन a के पास ना हो। अगर क्लियर है तो इसका वेन डायग्राम सोचो एक बार, जब तक मैं लिख लूं, ट्राई करो रफली। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम फिर मैच करना अपनी कॉपी में। वेन डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम, ये साइंटिस्ट था जॉन वेन, उसने डायग्राम दिया, उसने ऐसे रिप्रेजेंट किया था इन सेट्स को। ये एक ए हो गया, ये एक बी हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब देखो a माइनस बी का क्या मतलब है कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, ये a हो गया पूरा, इस a का कुछ हिस्सा b में ये रहा, तो हमें इसको छोड़ देना है और ये ले लेना है। तो ये हो गया a माइनस बी, यानी a का वो हिस्सा जो b के पास नहीं है, a का वो हिस्सा जो b के पास नहीं है। वेन डायग्राम क्यों पढ़ रहे हैं ये तुम्हें आगे समझ आएगा 1.6 में और मिसलेनियस में। सो दिस शेडेड पोर्शन इज a माइनस बी। ये जो रेड कलर से मैंने शेड किया है ये a माइनस बी है। अब जो मैं ब्लू कलर से शेड करूंगा वो b माइनस ए होगा। b माइनस ए क्या हो जाएगा,
ये वाला पार्ट, बी का वो हिस्सा जो ए के पास नहीं है, जो ए के पास नहीं है, तो इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया. सो दिस शेडेड पोर्शन विथ ब्लू कलर, शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन इज बी माइनस ए. ये जो ब्लू कलर से है ये बी माइनस है. अच्छा ये बताओ कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, मैं जो ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं ये क्या है? ये क्या है? इंटरसेक्शन, यानी जो दोनों में कॉमन है. दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी. जो दोनों में कॉमन आ रहा है ये वो वाला पार्ट है. तो वेन डायग्राम को समझना बहुत ही जरूरी, वेन डायग्राम्स को समझना बहुत ही जरूरी. तो ये सारा का सारा जो हमने अभी पढ़ा, ये सारा है एक्सरसाइज 1.4 के लिए इंट्रोडक्शन. सो ये था एक्सरसाइज 1.4 के लिए इंट्रोडक्शन. अब इस बेसिस पे आप 1.4 के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो.